नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौर और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम अभी तक जनरल साइंस की इस श्रृंखला के अंदर हमने आपके पास फिजिक्स के कुछ टॉपिक पढ़े हैं और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक पढ़े हैं और एक टॉपिक अपना बायोलॉजी में चल भी रहा है, बीच में फिजिक्स में भी चल रहा है। फिजिक्स में कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क एनर्जी पावर चल रहा है आपका, और बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, जिसकी जो सारी वीडियो आगे की वो आपको जल्दी ही एक एक कर करके अपलोड कर दी जाएगी और आप उसे आसानी से देख के और अच्छे से नोट्स बना के आप जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बता देगा। देखिए दोस्तों, अब अपन बेसिकली वो दोनों टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे क्योंकि वो वीडियोस रिकॉर्डेड है। मैं पहले रिकॉर्डेड कर चुका हूं पूरी वीडियोस, पूरा टॉपिक कंप्लीट दे चुका हूं और वो आपके एक एक कर करके वीडियो आ जाएगी। लेकिन अब से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी एक चल रहा है कि भाई रीट का एग्जाम 2 सितंबर को हो सकता है। तो उसी के मद्देनजर, वैसे तो संभावना कम है, लेकिन उसी के मद्देनजर हम अपने प्रयास को जारी रखते हैं, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो या आपके पास कांस्टेबल हो। तो बेसिकली अब अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको रीट सेकंड लेवल साइंस और आपके पास मेनली फोकस रीट पे रहेगा आपके पास, उसके लिए फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है, आपके फिजिक्स के जितने भी वीडियोस हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, उन सब के बारे में अपन एक बार कंप्लीट करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये वीडियोस जितनी रीट के लिए आपके पास काम की है उतनी ही पटवारी के लिए भी है। अभी तक अपन ने जो भी फिजिक्स पढ़ी है वो जनरल साइंस के लेवल से पढ़ी थी, लेकिन अभी वैसे अच्छा लेवल था आपके किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन मतलब आप देख लेना, चाहे रीट का एग्जाम भी हो तो भी आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा अपन अप करके पढ़ते हैं और आपकी जो रीट का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसके लिए स्पेशली ओरिएंटेड पढ़ते हैं अपन। और ये इक्वली काम का होगा आपके पटवारी के लिए भी, क्योंकि पटवारी के अंदर भी वही आपके पास पूछी जाती है, फिजिक्स सेम है बिल्कुल। तो और पटवारी में तो आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं जो रीट से भी ऊपर हो जाते हैं। कहीं RSMSS भी, आप LDC का पेपर देखो, आपके ऐसे क्वेश्चन है जो रीट के पेपर में पिछले सालों में नहीं पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। तो RSMSS भी के लिए तो आपको अप लेवल करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों के लिए काम का है, पटवारी के लिए भी काम का है और रीट के लिए भी काम का, और अदर जो भी आपके SSC के एग्जाम्स है वगैरह। लेकिन फिर से मैं बोल दूं, स्पेशली ओरिएंटेड है अपन रीट के लिए, और रीट के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं अपन और देखते हैं कि कहां से अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपके लिए, ये जो श्रृंखला स्टार्ट की जाएगी आपके लिए, इसमें हर टॉपिक, जैसे अगर मैं रीट के आपको कोई भी फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाता हूं तो आपको उस टॉपिक का जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद 1 या 2 वीडियो के अंदर उसकी क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, और क्वेश्चन सीरीज में आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे जो पिछले सालों में हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, रीट की हो, पटवारी की हो, अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स के, उसको अपन दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं मामला। पहले मैं एक बार आपको रीट के सिलेबस की तरफ ले चलता हूं कि रीट के सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है और फिजिक्स का बेसिकली सिलेबस क्या है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रीट का जो फिजिक्स का सिलेबस है, उस फिजिक्स के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली सिलेबस ये पटवारी के लिए भी इसमें टॉपिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहला बल यानी फोर्स। अब बल क्या होता है, बल के बारे में कॉमन जानकारी, प्रकृति में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बल है, बल का मतलब होता है अंग्रेजी के अंदर फोर्स। तो कितने फोर्स हैं, फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। मूलभूत बल कौन कौन से हैं, जैसे पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सभी बलों के बारे में हमें चर्चा करनी है, फोर्सेस के बारे में। ये टॉपिक आपका रीट में भी है, तो पटवारी में भी है, और सभी एग्जाम्स में भी है। तो बेसिकली कॉमन टॉपिक है ये भी आपका। इसी के साथ आप अगर बात करोगे गति यानी मोशन की, तो अगर आप मोशन की बात करोगे, गति की बात करोगे, तो अपन गति हर एग्जाम में टॉपिक है। अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर भी चुके हैं गति का, मैंने फिजिक्स की कुछ वीडियो बनाई थी आपके लिए रिकॉर्डेड, उसमें आप देख सकते हो आराम से प्लेलिस्ट के अंदर। गति के लिए मैं आपको चर्चा भी करूंगा, वापस बताऊंगा भी सर और क्या क्या पढ़ना अपन को इसके अंदर। तो गति के अंदर सिंपल लीनियर मोशन, आपके पास सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन, ये अपन पढ़ चुके हैं और ये आपके हर एग्जाम में आती है, चाहे कांस्टेबल हो, पटवारी हो, चाहे रीट हो। इसी प्रकार सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति, ये भी आपके हर एग्जाम में है। SHM यानी सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपके पूछी जाती है। और आपके पास
प्रक्षेप्य गति, ये पहली बार वर्ड सुना होगा आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति, इसको भी पढ़ेंगे अपन। कंपन गति, वाइब्रेशनल मोशन, और ये भी अपन पढ़ेंगे कि क्या होती है कंपन गति, वाइब्रेशनल मोशन। इसी प्रकार ये दो टॉपिक हो गए आपके बल और गति। सिलेबस में एक ही टॉपिक दे रखा है, फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। मैंने थोड़ा सा क्लासिफाइड करके लिखा आपके लिए कि ये टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। ये अपन बल पढ़ेंगे, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वैद्युत इलेक्ट्रिकल फोर्स, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियर फोर्स। तो ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में गति वाला पोर्शन मैंने बता दिया, मोशन वाला। उसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश एवं उसके स्रोत, यानी लाइट एंड इट्स एनर्जी सोर्स। तो ये अपन प्रकाश है उसके स्रोत पढ़ेंगे। ये भी आपके प्रकाश वाला चैप्टर, कोई सा भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपको यहाँ से, तो ये भी आपका हर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये आपका पहला पोर्शन है फिजिक्स के सिलेबस का, जो आपको सभी को ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा आपके पास एक तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करता है हर एग्जाम्स के, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम से लो, हर एग्जाम्स के टॉपिक जो है ये कवर अप करने वाला आपका सिलेबस है रीट का। चलिए अब अपन अगर अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, इसके अगला जो आपके पास सिलेबस का पार्ट है रीट का, वो अगला पार्ट क्या है आपके पास, अगला पार्ट है साउंड यानी ध्वनि एवं उसके स्रोत। और ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, साउंड एवं उसके सोर्स, ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। जिसको पढ़ना है आप प्लेलिस्ट में जाएं, पूरा लेवल से पढ़ाया, 6 वीडियो हैं इसके, 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट के अंदर जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकता है उतना मैंने आपको दिया है। इससे डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप आराम से जाके पढ़ो इसको। अच्छा, उसके बाद में दाब एवं प्रेशर एवं आर्किमिडीज सिद्धांत, यानी प्रेशर एवं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी आपके हर एग्जाम्स का पार्ट है। चाहे पटवारी ले लो, चाहे आपके पास रीट ले लो, कांस्टेबल ले लो, सब में आता है प्रेशर वाला पोर्शन। और आपके पास लास्ट जो पोर्शन है वो आपका सौर मंडल वाला है, जो आप सोलर सिस्टम है, और ये सोलर सिस्टम आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से आपका रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सौर मंडल का एक पार्ट तो हमारा वीडियोस में आ चुका है, आपने देखा होगा, लेकिन अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसको, या फिर उससे कंटिन्यू, जैसा भी होगा, आप लोग जैसा सुझाव देंगे उस हिसाब से अपन इसको भी कर लेंगे दोस्तों। चलिए, तो इतने टॉपिक हमारे को पढ़ने हैं, और ये हमारे सिलेबस में दोस्तों पूछे जाते हैं, और ये सारे टॉपिक आप पढ़ लोगे तब जाके आपके रीट का जो सेकंड लेवल साइंस का फिजिक्स है वो पूरा हो जाएगा। पटवारी के कुछ टॉपिक्स, पटवारी सारे टॉपिक है पटवारी में ही है, अगर आपको पटवारी क्रैक करना है तो फिजिक्स से सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा और है पटवारी में, तो वो भी अपन जनरल साइंस वाले पोर्शन के अंदर कर लेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, ये वीडियो आपके इक्वली आपके पास इंपॉर्टेंट है, पटवारी हो चाहे दोस्तों आपके लिए रीट सेकेंड लेवल का सिलेबस हो। चलिए दोस्तों, अब अपन इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अपन देखते हैं कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो चर्चा करेंगे बल की, यानी फोर्स की। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो फोर्स से ओरिएंटेड होगा, यानी बल के बारे में होगा। फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे फोर्स की, बल। चलिए दोस्तों, अब देखिए फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, सारी चर्चा अब हमारी इसी के बारे में रहेगी कि फोर्स क्या होता है। उसके बाद में अपन फोर्स के प्रकार पढ़ेंगे, बल के प्रकार पढ़ेंगे पूरा डिटेल। उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। अब से हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हम आपको क्लास में लाइव करवाएंगे क्वेश्चन कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। आखिर ये जो बल है, ये जो बल का, ये बल वर्ड है फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, बल। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके पास बल की, तो बल क्या है, फोर्स क्या है दोस्तों। दोस्तों फोर्स एक ऐसा कारक है, ऐसा कारक मतलब आपके पास एक ऐसी चीज है जो किसी भी वस्तु की, किसी भी आपके पास बॉडी की स्थिति में क्या कर देता है दोस्तों, परिवर्तन कर देता है। यानी बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है फोर्स, जो किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर देता है। बल एक ऐसा कारक है दोस्तों जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपके पास बल कहलाता है। यानी अगर मेरे पास हाथ में ये मार्कर है, मैं इसको उठा के, इस पे बल लगाया मैंने और इसको उठा के कहीं रख दिया, तो
तो यानी मैंने इसकी स्थिति में क्या करा है दोस्तों, परिवर्तन करा है। तो मैंने इसके ऊपर क्या लगाया दोस्तों, फोर्स लगाया, बल लगाया है। तो बल क्या करता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में दोस्तों क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो बल बेसिकली फोर्स जो करता है वो क्या करता है, वो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो एक ऐसा कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। कारक मतलब होता है आपके पास फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो बॉडी की पोजीशन में चेंज करता है, परिवर्तन करता है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज, एक ऐसा कारक है जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, फोर्स जो होता है, बल जो होता है आपके पास, बल आपसे पूछा जाए नॉर्मल रूप से कि बल जो होता है, आखिर बल एक फोर्स जो चीज है वो आखिर हमारे यूज में क्या आती है, जनरल आपके पास जो भी आपके डेली लाइफ है उसमें यूज क्या आती है भाई। अगर आप किसी भी चीज के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, आप डेली लाइफ के अंदर कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, उस सब के अंदर आपके पास क्या चीज जरूरी होता है, आपके पास फोर्स जरूरी होता है। आप किसी चीज को उठा के इधर उधर ले जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसके अंदर क्या लगाते हो दोस्तों, फोर्स लगाते हो। तो बल एक ऐसा कार्य है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, पोजीशन में चेंज कर सकता है, साथ साथ में किस में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। यानी आकार यानी शेप में भी परिवर्तन कर सकता है। तो शेप में भी क्या कर सकता है दोस्तों, परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है, आपका बल। आप बोलोगे सर शेप में कैसे परिवर्तन कर सकता है, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप शेप में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता। अगर मान लो आप एक बोतल ले लो प्लास्टिक की, उस प्लास्टिक की बोतल को जोर से मारो, पिचकाओ उसको, क्या वो पिचक जाती है ना, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या लगाया है दोस्तों, बल लगाया है, और उसी कारण उसकी आकार में क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया। तो फोर्स एक ऐसा कारक है, एक ऐसा आपके पास फैक्टर है जो वस्तु की पोजीशन में क्या कर देता है दोस्तों, चेंज कर देता है, और ये आकार में क्या कर सकता है दोस्तों, परिवर्तन कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस बल के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसने किया था, यानी इसकी व्याख्या किसने की थी, तो व्याख्या करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, बल की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक था आपके पास न्यूटन अंकल। कौन था आपके पास, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले किसने क्या करी थी, बल की व्याख्या करी थी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, कृष्णा एकेडमी के चैनल पे साइंस की प्लेलिस्ट में गति वाला पोर्शन मैंने डाल रखा है, उसके अंदर गति के नियम दे रखा है। वो गति का नियम आप पहला और दूसरा पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आइजैक न्यूटन ने कैसे बल को परिभाषित किया था। दोस्तों, न्यूटन की गति के 3 नियम थे, आप देखना जाके, वैसे आपने सुना भी होगा। उन न्यूटन की 3 गति के नियमों में से पहले नियम से तो हमें बल की क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है, यानी डेफिनेशन मिलती है, और दूसरे नियम से हमें दोस्तों क्या मिलता है, बल का फॉर्मूला मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। तो आइजैक न्यूटन ने की थी व्याख्या, किस प्रकार की थी आपके पास, ये हमें ध्यान रखना है किस प्रकार की थी। तो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार की थी। दोस्तों, न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन की गति का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के पहले नियम से, यानी हमारा जो गति का पहला नियम था, उस गति के पहले नियम से तो हमें क्या मिलता था दोस्तों, हमें बल की परिभाषा मिलती थी, यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता था। तो गति के पहले नियम से हमें क्या मिला, डेफिनेशन मिली। किसकी डेफिनेशन मिली दोस्तों, हमें बल की डेफिनेशन मिली, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी हमें बल की क्या मिली दोस्तों, परिभाषा मिली। तो पहले नियम से तो हमें बल की क्या मिली दोस्तों, परिभाषा मिली। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नियम की, यानी आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, यानी द्वितीय नियम की बात करूं, गति का दूसरा नियम की बात करूं, तो गति के दूसरे नियम से हमें दोस्तों क्या मिलता है, गति के दूसरे नियम से दोस्तों हमें मिलता है बल का फॉर्मूला,
यानी फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स हमें मिलता है, जिसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर तो इसे बोलेंगे बल का व्यंजक। तो दोस्तों मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, आपको पिछले वाले पेज पे लेके चलता हूं। अगर आपसे बात की जाए कि फोर्स क्या होता है तो क्या बोलोगे आप? सर फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी वस्तु की स्थिति, पोजीशन या उसके आकार में, शेप में परिवर्तन कर सकती है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद में इसकी व्याख्या किसने की थी, एक्सप्लेनेशन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। और अगर आप पुस्तक का नाम याद रखना चाहो तो वो भी याद रख लेना, और मैंने वैसे बता भी रखी है गति वाले चैप्टर के अंदर, मैथामेटामिया। मैथामेटामिया ये पुस्तक का नाम था, मैथामेटामिया, और आपके पास प्रिंसिपिया। तो मैथामेटामिया प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंदर फोर्स की क्या करी थी दोस्तों, एक्सप्लेनेशन किया था। किसने किया था दोस्तों? आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेनेशन किया था। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आप बोलोगे सर न्यूटन की गति के तो 3 नियम थे, किसके अंदर बल के बारे में बताया? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कई एग्जाम्स में, अभी जब मैं इस वीडियो, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा बल वाला, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप देखना किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा होगा कि हमें जो बल की परिभाषा है, बल की परिभाषा तो कहां से मिलती है, फोर्स की डेफिनेशन कहां से मिलती है दोस्तों? हमें मिलती है फोर्स की डेफिनेशन पहले नियम से। और हमें बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला कहां से मिलता है दोस्तों? फॉर्मूला हमें मिलता है दूसरे नियम से। वो अभी मैं डिस्कस भी करूंगा कौन सा फॉर्मूला मिलता है। और अगर आपको इसका डिटेल के बारे में जानना है तो जैसा कि मैंने आपको बोला, प्लेलिस्ट में गति वाला चैप्टर आपके डला हुआ है पूरा, आप आराम से देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, उसके बाद में अपन आगे बल के बारे में और चर्चा करते हैं। चलिए आप पहला पेज का स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, आप इसी तरीके से सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से नोट्स बनाएं इनके, आपके रीट का और पटवारी का। अगर फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, तो आप मुझे बोलना, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा जब पेपर आएगा कि हाँ हमने क्लास में ये पढ़ा था और देख लो क्वेश्चन मिला आपको। ठीक है ना दोस्तों? इतने दिन कई बच्चों की शिकायत रहती थी कि सर क्वेश्चंस नहीं कराते, सिर्फ हमें थ्योरी मिल रही है ऑनलाइन। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। जैसे ही आपका खत्म हो गया चैप्टर, हम आपको क्वेश्चन जरूर करा देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए दोस्तों, ये आपका बल वाला जो बेसिक इंट्रोडक्शन है बल का, वो क्या हुआ दोस्तों, पूरा हुआ। अब देखिए, मैं बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। देखिए बल के प्रकार अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी की प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर कौन कौन से मूलभूत बल होते हैं जो मैंने आपको बताए थे सिलेबस डिस्कशन के समय, जो हमें पढ़ने, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, नाभिकीय बल, ठीक है ना, ये सब पढ़ने। लेकिन उससे पहले कुछ और अपन धारणाओं पे आते हैं फोर्स के बारे में। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना, अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक चीज आती है केंद्रीय बल। ये बल के ही कुछ गुणधर्म है। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल जिसको अपन बोलते हैं, अच्छा उससे पहले हम, आपके पास ये करना जरूरी होगा, केंद्रीय बल करने से पहले अपन बल का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, वो ठीक रहेगा, उसके बाद में आएंगे अपन। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बल के फॉर्मूले की, यानी बल का व्यंजक, तो मैं बात करता हूं फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी बल का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, बल का व्यंजक। यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, किसके, बल की। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि मैंने आपको गति वाला पोर्शन पढ़ाया था, उसके अंदर ये बताया था कि आपने त्वरण चीज सुनी होगी, एक्सेलरेशन। तो मैं बात करता हूं यहां पे त्वरण की। तो त्वरण आप सभी ने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन को डेल्टा वी से दर्शाते हैं, डेल्टा वी। और समय अंतराल यानी टाइम पीरियड, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, समय के साथ टाइम इंटरवल। ये डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज वाला निशान, परिवर्तन को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बल के व्यंजक की, अगर मैं बात करूं बल के फॉर्मूला की, तो देखिएगा दोस्तों बल जो होता है आपके पास, फोर्स जो होता है किसी भी वस्तु का,
किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स या बल किसके बराबर होता है? उस वस्तु के, जो भी उस वस्तु का मास है, यानी उस वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है और उस वस्तु का जो एक्सेलरेशन है, जो उसका त्वरण है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर क्या होता है दोस्तों? ये आपका बल होता है। यानी अगर मैं बात करूं अंग्रेजी के अंदर फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका क्या होता है? ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी न्यूमेरिक फॉर्म की, तो कैसे करेंगे अपन? फोर्स को दर्शाते हैं F से, उसके बाद द्रव्यमान को हम दर्शाएंगे, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। दोस्तों अगर मैं बात करूं F फोर्स को, तो फोर्स को दर्शाते हैं F से, मास को दर्शाते हैं M से, एक्सेलरेशन को दर्शाते हैं A से। तो F बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? F बराबर हो जाएगा ma। तो ये आपका व्यंजक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसका? ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया, बल का फॉर्मूला हो गया, जो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे m तो है मास द्रव्यमान, और a क्या है? एक्सेलरेशन त्वरण। और त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी टाइम पीरियड। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। आज से आपको फॉर्मूला पूछ ले फोर्स का क्या होता है, तो F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं। इसी को लेते हैं अपन फॉर्मूले को। दोस्तों हमने पढ़ा है F बराबर ma। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, क्योंकि अब अपन लिखने जा रहे हैं इसके मात्रक। दोस्तों क्या पढ़ेंगे अपन? अब इसके मात्रक पढ़ेंगे, यानी यूनिट्स। फोर्स की यूनिट्स क्या क्या होती है उसके बारे में दोस्तों अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली यूनिट अगर मैं बात करूं, पहली यूनिट क्या होगी? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं MKS पद्धति में, यानी MKS या SI पद्धति में, बल का मात्रक आप क्या बोलोगे? बल अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा kg, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ये हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और इसी को दोस्तों हम न्यूटन नाम के वैज्ञानिक के सम्मान में इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोला जाता है, या अपन इसको बोल सकते हैं बल का SI यूनिट, यानी SI मात्रक। ये SI मात्रक क्या होते हैं? जो आपके पास पूरे विश्व में माने गए मात्रक हैं, वो हमारे SI मात्रक होते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम होता है आपके पास, ये पूरे विश्व में माने गए मात्रक है। अपन एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे इसके बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी में कुछ कुछ टॉपिक्स अलग है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मात्रक बिल्कुल बेसिक है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। ये न्यूटन इसका क्या मात्रक है दोस्तों? SI मात्रक है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं, ये तो SI मात्रक हो गया। अब अगर मैं बात करूं CGS मात्रक की, CGS मात्रक मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के अंदर मात्रक। तो CGS मात्रक जो होता है दोस्तों, इसका CGS मात्रक क्या होता है? CGS मात्रक बल का होता है डाइन। क्या होता है दोस्तों? डाइन होता है। ये हमें ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसको डाइन बोलते हैं इस प्रकार। तो CGS मात्रक क्या होता है दोस्तों? डाइन होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन कितनी डाइनों के बराबर होता था? तो 1 न्यूटन आप देख लो 10 की घात 5 डाइनों के बराबर था। यानी एक अकेला जो न्यूटन था वो कितनी डाइनों के बराबर था? 10 की घात 5 डाइनों के बराबर था। ये याद रखने का तरीका ऐसे ध्यान रखना, 1 न्यूटन जो था कितनी डाइनों के बराबर था दोस्तों? 10 की घात 5 डाइनों के बराबर था। तो क्या बोला मैंने? आप ये फॉर्मूला पकड़ो, F बराबर ma। तो बल का मात्रक द्रव्यमान का kg हो जाएगा।
त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेलरेशन का तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसको ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और आपके पास इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन। और 1 न्यूटन कितनी डाइनों के बराबर होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, ये इसके हमने डायमेंशंस यूनिट्स पढ़े हैं, मात्रक पढ़े हैं। अब अपन इसके आगे चर्चा करेंगे, इस फॉर्मूले को लेके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, अब अपन इस F बराबर ma की चर्चा करते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो F बराबर ma से आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी चर्चा अपन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक 4 kg की वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है तो वस्तु पर लगाए गए बल की गणना करें। दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपको दे रखा है 4 kg की वस्तु, यानी द्रव्यमान दोस्तों कितना दे रखा है, द्रव्यमान हमें दे रखा है 4 kg, तो ये आपका मास दे रखा है आपको 4 kg। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या पूछा है दोस्तों, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ये हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण दे रखा है। आपसे पूछा है बल क्या होगा, यानी इस वस्तु पे लगाए गए फोर्स की गणना करें, बल की गणना करें। तो फोर्स क्या होगा दोस्तों, फोर्स होगा F बराबर ma होगा, और ये m कितना हो जाएगा, m दे रखा है 4, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर ma, a कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका 10 न्यूटन दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 10 न्यूटन इसका आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई एग्जाम्स में आ चुका। वापस देखना, आपको मास दे रखा है 4 kg, द्रव्यमान दे रखा है 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछा है फोर्स यानी बल। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, ma होता है। तो हमने यहां से 4 को 6 से गुणा कर दिया दोस्तों, क्या आ गया 10 न्यूटन आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फोर्स का ये न्यूमेरिकल जो छोटा सा हमारी आ सकता है वो होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन वीडियो के जस्ट बाद लेके आएंगे क्वेश्चन सीरीज, उसमें जरूर चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन इसके आगे चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने बल के बारे में बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स की यूनिट्स पढ़ी है, मात्रक पढ़े हैं फोर्स के, और फोर्स से संबंधित हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है। अब दोस्तों कुछ गुणधर्म की चर्चा करते हैं, उसके बाद अपन बल के प्रकारों पे आएंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस पे आएंगे। सबसे पहला आपके पास हमें क्या ध्यान रखना है, एक चीज आती है, एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, यानी केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ऐसे बल, ऐसे फोर्स जिनका फॉर्मूला, जो ऐसे बल जो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी आर स्क्वायर के
त्रिज्या के स्क्वायर के या दूरी के स्क्वायर के दूरी के वर्ग के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, उनको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? उनको हम सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। यानी जिन भी फोर्स के फॉर्मूले में ये आर स्क्वायर तुम्हारे को नीचे दिखेगा, आर क्या है यहाँ पे दोस्तों? आर है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी क्या होती है दोस्तों? दूरी होती है। तो जिन भी फॉर्मूलों के अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आ रखा है वो सारे सेंट्रल फोर्स कहलाएंगे, केंद्रीय बल कहलाएंगे। एग्जाम्पल कौन कौन है इसके अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा फोर्स है? आपका सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और वैसे तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया है, आप साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देखो, पूरा डिटेल लेवल RS लेवल तक का गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया है मैंने आपको। उसके अंदर ये हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। क्या ये आर स्क्वायर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर स्क्वायर अगर नीचे आ रहा है तो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रल फोर्स होगा, केंद्रीय बल होगा दोस्तों। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा होता है वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल जो होता है वो भी आपका केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ेंगे अपन आगे, KQ1Q2/r²। ये आप सब छोड़ देना, अभी सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना क्योंकि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। क्या ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। सर बिल्कुल आ रहा है, तो कौन सा बल होगा? ये सेंट्रल फोर्स। तो क्या बोला मैंने? केंद्रीय बल। डायरेक्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बल है, निम्न में से कौन सा सेंट्रल फोर्स है? तो जिन भी बलों के अंदर आर स्क्वायर नीचे होता है फॉर्मूलों के अंदर, यानी त्रिज्या या दूरी का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, वो सारे फोर्स कैसे कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं, जिनके बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स और आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब अपन चर्चा करते हैं इस केंद्रीय बल के बारे में। दो चीजों पे और आते हैं अपन। एक आता है आपका सबसे पहला, एक आता है संरक्षी बल। दोस्तों क्या आता है? संरक्षी बल, जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। क्या होता है दोस्तों संरक्षी बल? देखिएगा, ऐसे बल संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य, जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे निर्भर नहीं करता, पथ पे निर्भर नहीं करता, वो क्या कहलाते हैं? आपके पास संरक्षी बल कहलाते हैं। तो ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करता दोस्तों? पाथ पे निर्भर नहीं करता। तो इनके द्वारा किया गया कार्य, इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। कैसे दोस्तों? जैसे मैंने आपके पास ये बनाया कि ये A है और ये B है, ये A है दोस्तों और ये B है। अब A से B तक जाने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये ले लिया, दूसरा रास्ता ये ले लिया और तीसरा रास्ता दोस्तों हमने ये ले लिया, इस तरीके से। तो A से B तक जाने के तीन रास्ते थे। हमने पहला लिया A, दूसरा लिया B और तीसरा लिया C। ये तीन रास्ते थे A से B तक जाने में। अब अगर A से B तक संरक्षी बल के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जाया गया है, तो आपके पास WA और WB और WC तीनों के तीनों क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। यानी किसी भी पथ से चल जाओ आप, अगर संरक्षी बल का यूज हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स का यूज हुआ है,
तो कार्य तीनों के अंदर क्या होगा, बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत जो आपके पास वर्क होता है वो पाथ पे निर्भर नहीं करता। आपको लग रहा होगा क्या ये बकवास है, दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आरएसएम एसएसबी एलडीसी जो पहला पेपर हुआ था इस बार का एलडीसी का, जो अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था, उसके अंदर जाके देखना, बताऊंगा आपको इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। ऐसे घुमा के पूछा गया था, इसीलिए मैं बोलता हूं कि चाहे रीट के लिए पढ़ रहे हो आप, लेकिन पटवारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये। क्यों? क्योंकि आरएसएम एसएसबी पूछता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अपन आते हैं इनके, अच्छा एक और ध्यान रखना कि बंद पथ के अंतर्गत, बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यानी क्लोज्ड पाथ के अंतर्गत कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। यही क्वेश्चन आपके एलडीसी में पूछा गया था। यानी अगर कोई भी बंद पथ है, जैसे दोस्तों अगर मान लो ये एक क्लोज्ड पाथ है और आपको बोल दिया कि इस पाथ के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत किया जा रहा है, यानी संरक्षी बल लगाकर किया जा रहा है, तो कार्य 100% कितना होगा, 0 होगा। दोस्तों ये बंद पथ नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग पथ है ना, 1 2 3 तीनों पथ अलग अलग है, ये एक ही पथ है और बंद है, पूरा क्लोज्ड है, तो आपका कार्य कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। ये हमें ध्यान रखना। अब बोलोगे सर ये तो बता दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बल संरक्षी होते हैं। तो एग्जाम्पल, सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो कैसा बल होता है आपके पास, वो होता है आपका संरक्षी बल। उसके बाद जो आपका वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, जिससे एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था, वो भी संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसके बाद में दोस्तों अगर गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, उसके बाद में प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी फोर्स जो होता है, प्रत्यास्थ बल, ये भी इलास्टिसिटी फोर्स, ये भी आपके पास कैसा फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल की, तो क्या बोलूंगा मैं, इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पे। और उसके बाद में बंद पथ के अंतर्गत, क्लोज्ड पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। और आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रत्यास्थ बल, इसके क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया। मैं आपके लिए एग्जैक्टली वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जब अपन वीडियो खत्म करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा हिंट। दोस्तों एक पथ एक न्यूमेरिकल टाइप में दे रखा था, सब वैल्यूज दे रखी थी कार्य निकालने के लिए। कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा भी सर, ये आपको फॉर्मूला भी चल रहा है चैप्टर, तो उसके अंदर देखा भी होगा, कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से वैल्यू वगैरह सब सेट थी। लेकिन जो फोर्स था ना, वो वैद्युत बल दे रखा था, और पथ क्या दे रखा था, क्लोज दे रखा था। तो आपसे आंसर पूछा था, सब फॉर्मूला लगा के आ गए, बोले हाँ 6 दूनी 12 आंसर आ रहा है, सबका 12 आंसर करिए। ये तो देखा ही नहीं कि बल संरक्षी है आपके पास और पाथ क्लोज्ड है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। मैं एक्चुअली आपके पास वो क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्या बोला मैंने, संरक्षी बल के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं मैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो आपके पास पथ पे निर्भर नहीं करता है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं अपन असंरक्षी बल के ऊपर, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। तो अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा असंरक्षी बल, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, संरक्षी बल में किया गया कार्य किस पे निर्भर कर रहा था, पथ पे, पाथ पे। क्या सॉरी, पाथ पे निर्भर नहीं कर रहा था। क्या इसमें पथ पे निर्भर करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। यानी कार्य किस पे निर्भर करेगा दोस्तों, कार्य निर्भर करेगा पथ पर। बेसिकली वही कार्य पथ पर निर्भर करता है, और संरक्षी में, कंजर्वेटिव में कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं A से B 2 पॉइंट है आपके पास, उन पे ले जाने के लिए
अगर मैं 3 पथों की चर्चा करूं, ये ए है आपके पास, ये आपका बी है और ये अगर आपका मैं ले लेता हूं सी, तो अगर मैं बात करूं ए बी सी और किससे ले जाया जा रहा है तीनों में, असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से ले जाया जा रहा है, तो आपका असंरक्षी बल लग रहा है, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो WA और WB और WC तीनों कतई इक्वल नहीं होंगे, मरे इक्वल नहीं होंगे, चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए। तो संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है, पथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन असंरक्षी बलों में कार्य पथ पे निर्भर करता है दोस्तों, पाथ पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपका जीरो तो होगा ही नहीं कार्य आपके पास। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो इसका एग्जाम्पल होगा। और आपके पास अगर मैं बात करूं विस्कस फोर्स, आगे पढ़ूंगा मैं आपको भी, शान बल या शांता बल, शान बल या विस्कस फोर्स, शांता बल, विस्कस फोर्स, ये भी आपके पास किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी आपका, और ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए मैं बात करता हूं नॉन कंजर्वेटिव की। संरक्षी कंजर्वेटिव क्या होता है, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है, और बंद पथ के अंतर्गत किया गया कार्य यानी क्लोज लूप के अंतर्गत किया गया कार्य कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग यानी संरक्षी बल के अंतर्गत कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। और एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रत्यास्थ बल, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। असंरक्षी बल क्या होता है, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, और एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपने इतनी कहानी समझ ली होगी, और ये आपके पास आज मैंने आपको बल का इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोर्स के बारे में जो हमने पढ़े। दोस्तों अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, इसके बाद में अपन अलग अलग टाइप के फोर्स पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल लेवल के साथ, जो आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास जो भी रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।